गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साइंस का एक आज दूसरा क्लास है और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ, जिससे तकरीबन आप देखिए तो हर एक एग्ज़ाम में अगर ग्रंथियों से सवाल पूछे ही जाते हैं तो किस तरह से सवाल बनेंगे और किस किस कौन कौन से ग्लैंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ग्लैंड्स की संख्या काफ़ी है, लेकिन अगर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो हैं हम उनकी बात करेंगे और वहाँ से बनने वाले सारे सवालों को देखेंगे। शाम को रात के 9 बज रहे हैं, खाने पीने का भी टाइम है, लेकिन ये जो डोज आपको दिया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगा। कोशिश किया हूँ कि सारे के सारे जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और जो आ सकते हैं उनको इस वीडियो में थ्योरी के माध्यम से मैं पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और आप लोगों ने जो पिछला रिस्पांस दिया है विटामिन्स के सेक्शन में बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आगे भी आपके लिए मैं इसी तरह से, वो चेंज नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, मैं इसी तरह से इसी पैटर्न पे आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री के सेक्शंस एंड फिजिक्स के सेक्शन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ साथ में बने रहिए और कुछ करना नहीं है, हम सिर्फ पॉइंट टू दी पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में उससे बाहर आने की संभावनाएं बड़ी कम रहती हैं, ठीक है। तो आज पूरा का पूरा जो विषय है वह ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, और हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी ग्रंथियों को कवर कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर जाकर के इस क्लास को देखने के बाद आप क्विज कर सकते हैं, जो कि इस चीज़ को पक्का कर देगा आपका, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्लैंड से। इसी वीडियो में ग्लैंड से बनने वाले और आए हुए सारे के सारे सवाल हम देखते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बुक वगैरह कोई पढ़ने की ज़रूरत होगी। ये समरी क्लास है, वरना ग्लैंड्स 2 या 3 लेक्चर में जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो वो मेरी चलता है, वो पेड बैच में चलता है, जो कि इंडिविजुअल मेरा पेड बैच चलता है स्टडी 91 के ऐप पर, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इस समरी को अगर आप देख लेंगे और आपने अगर थोड़ा सा भी पहले भी तैयारी अगर की होगी तो आपका ग्लैंड्स पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो चलिए साथ में बने रहिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये सुनहरी सी फोटो लगी हुई है, चलिए आइए। ग्लैंड्स, ग्रंथियों की बात कर रहे हैं हम। कोशिश करूंगा मैं बाइलिंगुअल रहूं। ग्रंथियां, कुछ चीजें आपको सुननी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको सबसे पहले सुननी पड़ेंगी। इसके बाद ये टॉपिक आपके मतलब समझ बहुत अच्छे से आएगा। 2 बातें, वन इज हार्मोन एंड अदर वन इज एंजाइम, ठीक है। एक मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ हार्मोन का और दूसरा नाम ले रहा हूँ मैं एंजाइम का, ठीक है। एक नाम ले रहा हूँ मैं यहाँ हार्मोन का, दूसरा नाम ले रहा हूँ एंजाइम का, ठीक है। सबसे पहले एंजाइम और हार्मोन जरा समझिए आप क्या होते हैं। एंजाइम और हार्मोन बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिंगल लाइन में बात करूंगा, ठीक है। एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। यह किसी रिएक्शन को अगर हो रही होती है तो उसको तेज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पाचन क्रिया हो रही है तो पाचन क्रिया जो है उसको तेज कर देते हैं कौन? एंजाइम। चीज़ों को जाकर के ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे प्रोटीन है उसको तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक करते हैं, तो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, या उस रिएक्शन को जो पाचन क्रिया हो रही है उसको काफी तेज कर देते हैं। तो यह उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। एंजाइम क्या है? उत्प्रेरक है। मैं यहाँ एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में पॉइंट पूछा गया है एंजाइम। तो मैं यहाँ एक एक शब्द लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिए, छोटा छोटा शब्द, ठीक है ना। पूरा पोथी बनाने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। एंजाइम क्या है मेरे भैया? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक, क्लियर? उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? कैटेलिस्ट। क्या होता है?
कैटलिस्ट। उत्प्रेरक मतलब यह किसी भी प्रोसेस को क्या काम करता है, प्रक्रिया को तेज कर देता है। क्या काम करता है, प्रक्रिया को तेज कर देता है। इसका संबंध ग्रंथियों से किस तरह से है, मैं आपको डील कर रहा हूं। प्रक्रिया को फास्ट कर देता है, तेज कर देता है। बस इसी तरह लिखिए, हो गया शॉर्ट नोट बस। तो एंजाइम जो है वह क्या कार्य कर रहा होता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा होता है। शरीर में कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है, पर एक मोटा मोटी देखें तो एग्जाम में यही पूछा जाता है, एंजाइम एक्ट एज एन कैटलिस्ट। एंजाइम एक्ट एज एन कैटलिस्ट, यह रिएक्शन को तेज कर देता है। दूसरा सवाल, क्या एंजाइम जहां से निकलता है क्या वहीं पर कार्य करता है? जी नहीं, एंजाइम जहां से निकलता है सिर्फ वहीं नहीं और बॉडी के हिस्सों में भी जाकर के अपना कार्य दिखाता है। इसको आप अपने शब्दों में नोट कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि एक बार यह सवाल पीसीएस में पूछी गई है, क्या एंजाइम जहां से निकलता है क्या वहीं पर कार्य कर रहा होता है? नहीं, यह किसी और स्थान पर भी जाकर के अपना कार्य कर सकता है। क्लियर है बात? जैसे किसी एक अंग से निकला और दूसरे अंग पे जाकर के वहां पर अपना क्रिया कर रहा है एंजाइम। ठीक है, तो ये हो गई एंजाइम की बात। जरा देखते हैं ये हार्मोन क्या है। ठीक है, एंजाइम हो गया, हार्मोन। एंजाइम जिस तरह से उत्प्रेरक के तरीके काम कर रहा है उस तरह अगर देखें तो हार्मोन जो है यह संदेशवाहक का काम करता है, एक्ट एज एन मैसेंजर। ठीक है, जो आपका हार्मोन होता है मेरे भैया, हार्मोन जो होता है, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन जो होता है वह क्या होता है, हार्मोन जो होता है वह एक तरीके से मैसेंजर होता है। जिस तरह आप मैसेज भेजते हैं ना, मैसेंजर, संदेशवाहक, यह संदेशवाहक होता है। ठीक है, हाँ देखिए, समरी भी होती है यार किसी चीज की, तो वो जरूरी नहीं है कि 5 मिनट में निपट जाए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लोग वाकई में एग्जाम के लिए सीरियस हों और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो तो थोड़ी देर वो धैर्य बना करके देखें। हबर हबर करने से काम नहीं चलता है, समझ रहे हैं बात आप? अभी मैं तेज कराने लगूं, मैं स्किप कर दूं, आपको तो लगेगा बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन मजा देखे आएगा नहीं। कभी कभी क्या रहता है कि बोरियत भी हो रही होती है, अगर तब भी अगर आप धैर्य रख के उस चीज को अगर सुन रहे हैं, अपने दिमाग को समझा रहे कि नहीं मुझे ये चीज समझनी है, तब जाकर के मजा आएगा। ठीक है, आप अगर बोरियत फील कर रहे हैं तो मैं आपसे अभी निवेदन करूंगा कि आप स्किप करके जा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। एक भी देखेगा, पूरा देखेगा तो ही उसको फायदा होगा। और ग्रंथियों से कोई सवाल छूटेगी नहीं, एग्जाम देके आना। मेरा भी ये वीडियो पूरा पड़ा हुआ रहेगा, आप नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन जरूर करिएगा। अगर नहीं फंसेगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, नहीं फंसेगा तो। ठीक है, चलिए, तो यह हार्मोन क्या है, यह संदेशवाहक का काम करता है। हार्मोन क्या काम कर रहा है, संदेशवाहक का काम कर रहा है। तो संदेशवाहक का मतलब कि एक जगह से सिग्नल दूसरे अंग के पास जाता है। तो जाहिर सी बात है, हार्मोन जहां से निकल रहे हैं क्या सिर्फ वहीं पे कार्य कर रहे होते हैं? जी नहीं, वहां पर नहीं, यह बॉडी के और हिस्सों पर भी काम, वहां भी कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यह कहना है कि क्या दूसरे हिस्सों में भी जाकर के कार्य कर रहे होते हैं, तो जी हां, दूसरे हिस्सों में भी जाकर के कार्य कर रहे हो। तो यह भी सवाल पूछी गई है, यह असर्शन रीजन करके पूछा गया था एंजाइम और हार्मोन के बारे में। और मैं बच्चों को कई बार क्लास में चीजें बता चुका हूं, ठीक है, तो समझ नहीं आता है ना। तो आप प्लीज इस चीज को अच्छे से नोटिफाई कर लें कि ये दोनों जहां से निकलते हैं अपना जगह छोड़ के भी दूसरे जगह पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो हार्मोन किस तरह से काम कर रहा होता है, सिग्नल पहुंचाता है, मैसेज पहुंचाता है, संदेश पहुंचाता है। और एंजाइम किस तरह से कार्य कर रहा होता है, यह प्रक्रिया को, रिएक्शन को तेज कर देता है, एज अ कैटलिस्ट काम करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके हार्मोन और मैसेंजर की। क्लियर? चलिए आइए जरा आगे देखते हैं। अब ग्लैंड्स की बात कर रहे थे तो जरा आप देखिए, अब यहां पे मजा आएगा आपको कि मैंने ये ऊपर वाली चीज क्यों आपको बताई है, अब यहां समझ में आएगा। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन, जल्दी जल्दी देखिए, एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मीन्स बाह्यस्रावी, ठीक है,
एंड एंडोक्राइन मीन्स अंतःस्रावी। जरा देखते हैं क्या होता है। बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी, ठीक है। बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं यह एंजाइम निकालती हैं। क्या निकालती हैं? जनरली एंजाइम निकालती हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरली क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या निकालती हैं? हार्मोन निकालती हैं। तो ये पहले इस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है, अलग अलग किया है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम निकाल रही है और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या निकाल रही है? हार्मोन निकाल रही है। यह जो चीज छोड़ रही है, जो चीज स्रावित कर रही है, एक्सोक्राइन की बात कर रहा हूं, बाह्यस्रावित, यह क्या काम करती है? यह डक्ट्स का प्रयोग करती है, वाहिनी का प्रयोग करती है, ठीक है। यह वाहिनी का प्रयोग करती है, डक्ट्स का प्रयोग करती है, डक्ट्स। और यह डक्टलेस होती है। मैं बता रहा हूं क्या है, डक्टलेस होती है। वाहिनी, वाहिनीहीन होती है। वाहिनीहीन का मतलब है कि यह बिना किसी, अगर इसको हार्मोन, एंडोक्राइन को अगर हार्मोन निकालना है तो यह बिना किसी पाइप वगैरह की सहायता से ब्लड में डालेगी। यह सीधा का सीधा ब्लड में हार्मोन स्रावित करती है, सीधा डायरेक्ट हार्मोन, मतलब डायरेक्ट ब्लड में जो है यह हार्मोन को छोड़ देती है। कौन? यह। तो यह किसी भी वाहिनी का प्रयोग नहीं करती है। कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड किसी भी वाहिनी का प्रयोग नहीं करती है। जबकि अगर इसको एंजाइम छोड़ना हो तो यह किसी न किसी रास्ते से जाएगा, तो यह उसको डक्ट्स बोलते हैं और यह डक्ट्स का प्रयोग करती है। डक्ट्स का प्रयोग करती है। यह कौन? कौन? यह एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट्स का प्रयोग करती है और यह डक्ट्स का प्रयोग नहीं करती। क्या यहां तक सारी बात समझ में आई? देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं वापस रिवाइज कर दे रहा हूं। जो लोग अभी जस्ट अभी आए हुए हैं वो जरा देख लें। मैंने आपको बताया ग्रंथियां, ग्रंथियों के दो प्रकार हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो है जो जनरली एंजाइम निकाल रही है। एंजाइम का मतलब होता है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। और आपका एक्सोक्राइन जो है वो क्या निकालती है? वह हार्मोन निकालती है। और हार्मोन का मतलब एक तरीके से क्या होता है? हार्मोन का मतलब एक तरीके से क्या होता है? संदेशवाहक। हार्मोन का मतलब एक तरीके से क्या होता है? संदेशवाहक। क्या यहां तक सारी बात आपको समझ में आ गई? क्या यहां तक सारी बात समझ में आई? चलिए मैं कुछ और बातें आपको बता रहा हूं। अब जरा देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जरा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं जरा हम, ठीक है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जरा बात हम करते हैं और जरा देखते हैं इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एक्सोक्राइन मतलब बाह्यस्रावी। एक्सोक्राइन का मतलब होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है बाह्यस्रावी ग्लैंड्स की जरा बात करते हैं, ठीक है। बाह्यस्रावी ग्लैंड तो जरा देखें, जरा हम देखिए, जैसे अश्रु ग्रंथि आंखों में होती है, अश्रु ग्रंथि, ठीक है, मतलब टीयर ग्लैंड। अश्रु ग्रंथि जो होती है, दूध ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड होती है, पसीने वाली ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथि। लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, ठीक है। तो यह क्या है? यह बाह्यस्रावी है, यह बाह्यस्रावी है। कौन? एक्सोक्राइन। ये जो जितने भी एग्जाम्पल लिखा हूं आपके नीचे पीले रंग से, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, पसीने वाली ग्रंथि, दूध ग्रंथि, ये सब क्या है आपकी? ये सब के सब बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे आते हैं जरा। आप इसमें से इतने नाम याद रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप इतना नाम अगर याद रखेंगे तो ये सही है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, जरा और फिर बात करते हैं, ठीक। यहां तक बातें समझ में आई? मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पे जितने भी नाम लिखे हैं आपके सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं सब के सब एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे में हो, ठीक है, एसएससी का हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। और नहीं भी पूछे गए तो पूछे जा सकते हैं, ये आप ऐसे समझिए।
चलिए आगे चलता हूं। तो ये बाह्य स्रावी से आपको बस इतना ही याद रखना है, 2 पॉइंट्स कि ये एग्जाम्पल्स और ये क्या निकालते हैं, एंजाइम निकालते हैं। क्लियर? चलिए एंडोक्राइन में आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये चीज अब इंपॉर्टेंट चालू होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आप लोग प्लीज जुड़े रहिए, बोर मत होइए कृपा करके, मेरे ऊपर थोड़ा सा एहसान कर दो। अंतःस्रावी है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्लैंड्स। आपको पहले बता दिया अंतःस्रावी ग्रंथियां का। देखिए कुछ मिक्स ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है ना, जैसे 2 मिक्स ग्लैंड्स हैं, आपने एक ही सुनी होगी। मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है कि जो दोनों ग्रंथियों में आती है, मींस इट ऑल्सो कम्स अंडर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब एक ग्रंथि दोनों ग्रंथियों की तरह काम कर रही है, मतलब वह बाह्यस्रावी की तरह भी काम कर रही है और अंतःस्रावी की तरह की भी काम कर रही है। उसको मैं अभी भी क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 2 हैं, लीवर है, यकृत है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए यकृत को जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो दोनों ग्रंथियों में आ जाती है वो है अग्नाशय, दैट इज नोन एज पैंक्रियास, ठीक है ना, पैंक्रियास। तो हम जरा अंतःस्रावी ग्रंथियों पर आते हैं और जरा देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी हैं और किस तरह से इनको हम डिवाइड किया गया है। यहां से लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक करके सारी ग्रंथियों को मेरे साथ देखते चलिए, एक एक करके आप सारी ग्रंथियों को देखते चलिए। तो हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या पढ़ रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। क्या बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि। चलिए आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। पीयूष ग्रंथि से क्या क्या सवालें बन सकती हैं या क्या क्या सवालें जो है आपकी आई हुई हैं, ठीक है, आई हुई हैं। चलिए पहला पॉइंट, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऐसे ही लिखिए आप, मास्टर ग्लैंड, बस हो गया। पूरा पोथा बना रहे हो कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्या मतलब है? क्या मतलब है? कोई मतलब निकलेगा क्या? ऐसे लिखो, हो गया मास्टर ग्रंथि। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या किया जा सकता है? मास्टर ग्रंथि, ठीक है। चलिए मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसको, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यहां मैं स्टार बना रहा हूं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। हालांकि यह पूरी तरह से सही नहीं है, मैं यह चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिनियल ग्रंथि है। और पिनियल ग्रंथि जो वो भी मस्तिष्क में अवस्थित है, यह भी मस्तिष्क में अवस्थित होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि है, ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। बहुत सी किताबों में आपको मिल जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिनियल ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि है वह। लेकिन एग्जाम में क्या रहता है, अगर मान लीजिए पिनियल ऑप्शन में नहीं है तो अब आप पिट्यूटरी को आंसर करिए, ठीक है। लेकिन अगर पिनियल और पिट्यूटरी दोनों ऑप्शन में है, 4 ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं? पीयूष और पिनियल, तो प्लीज पिनियल को आंसर करिएगा, क्योंकि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल है। लेकिन जस्ट उसके बाद अगर देखें तो कौन सी है? पिट्यूटरी। तो यहां पर यह पूरी तरह से कहना सही नहीं है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष है। मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? वह है आपकी पीयूष। मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि, ओवरऑल सही बात करें तो, ठीक है। पर मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल है। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन पिनियल नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं जो मैं चीज
बोलना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं आप सभी के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? पिनियल। सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? पिनियल ग्लैंड है। ठीक है ना। और यह मैं आपको बता दे रहा हूं, यह नींद वाले हार्मोन निकालती है। ठीक है ना, यह क्या निकालती है? यह नींद वाले हार्मोन निकालती है। ठीक है ना, नींद वाले हार्मोन जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, मेलाटोनिन, यह नींद वाले हार्मोन निकालती है। वो नींद वाले हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। ठीक है, लेकिन अभी इस ग्रंथि के बारे में स्टडी चल रही है, इसको बहुत अच्छे से अभी साइंटिस्ट वगैरह जो हैं इसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए हैं इसके कार्य वगैरह को। इस वजह से एग्जाम में इसका नाम दे करके पूछना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको देगा तो पीयूष ही देगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। चलिए आगे आते हैं जरा। देखिए यार, ग्लैंड्स का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, मेरा सेकेंड ही लेक्चर है। विटामिन का सेक्शन जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज वो जा करके इस लेक्चर के बाद विटामिन का सेक्शन जरूर देख लेंगे। मैंने पूरा विटामिन बहुत अच्छे से कराया है, मैं ग्लैंड्स भी बहुत अच्छे से ही करा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग धैर्य बना करके देखें। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, भागने से या मेरे कम टाइम करने से, बहुत तेज चलने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, कोई फायदा नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं। तो आप लोग प्लीज पूरा का पूरा देखिए, मजा आएगा आपको, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको, एक भी चीज छूटेगी नहीं, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। चलिए, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और जरा आगे देखते हैं यह कहां पर अवस्थित होती है? पीयूष ग्रंथि ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में अवस्थित होती है। ठीक है ना, ये स्फेनाइड हड्डी होती है, उसी में होती है, स्फेनाइड हड्डी, स्फेनाइड बोन होती है, उसी में होती है। ठीक है, तो ये ब्रेन में मेन हिस्सा क्या पूछा जाने वाला है आपसे कि कहां पाई जा रही है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है ना, और यह तकरीबन जो है पीयूष ग्रंथि जो है 6 प्रकार के हार्मोन निकालती है, 6 टाइप्स ऑफ हार्मोन निकालती है। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? एसटीएच। ये नाम याद रखना मेरे भैया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एसटीएच, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। प्लीज देखिए, मैं बोल पूरा हिंदी में ही रहा हूं, अंग्रेजी के शब्द में इस वजह से यहां पे ज्यादा यूज कर रहा हूं क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द में ही नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, एसटीएच हार्मोन बोला जाता है। इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भैया? ग्रोथ हार्मोन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, शरीर के विकास के लिए, शरीर को सही ढंग से बड़ा करने के लिए, वृद्धि करने के लिए यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नोन एज एसटीएच हार्मोन। दूसरे शब्दों में कहूं तो ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो बौनापन और अधिकतम हो जाता है, तो भीमकायत्व, गिगेंटिज्म होता है। तो एसटीएच के ज्यादा होने पर, अगर एसटीएच अगर ज्यादा हो जा रहा है तो भीमकायत्व, जिसको गिगेंटिज्म भी बोला जाता है, और बौनापन, ड्वार्फ, ठीक है। इसकी अधिकता होने पर भीमकायत्व और कमी होने पर क्या हो जाता है? बौनापन हो जाता है। ठीक है, क्या यहां से आपको पीयूष ग्रंथि के सारे पॉइंट समझ में आए? क्या पीयूष ग्रंथ के सारे पॉइंट आपको समझ में आए? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं पीयूष ग्रंथ के बारे में, जरा आप ध्यान से सारे पॉइंट्स को सुनिए। पहला पॉइंट, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों पर भी कंट्रोल करके रखती है कुछ हद तक। ठीक है, यह अन्य ग्रंथियों पर भी कुछ हद तक कंट्रोल करके रखती है। सेकंड पॉइंट, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है अगर ऑप्शन में पिनियल नहीं है तो। थर्ड पॉइंट, एसटीएच हार्मोन निकालती है, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है। एसटीएच हार्मोन भी निकालती है, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है।
ठीक है, एसटीएच हार्मोन निकालती है जिसको ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है। और अगर एसटीएच हार्मोन ज्यादा हो गया तो भीमकायत्व, कम हो गया तो बौनापन। यह ब्रेन में होती है, ब्रेन के स्फेनाइड हड्डी में होती है यह, ठीक है। तो आपको यहां से इतने पॉइंट सिर्फ दिखने हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन मतलब यहां पर वही बात है, शरीर का विकास मतलब हड्डियों का विकास, ठीक है ना, शरीर का विकास करता है, हड्डियों का विकास करता है। ये याद रखिएगा भैया, जितने भी मैंने नाम लिखे हैं कोई ये नहीं कह सकता है कि सर इससे सवाल नहीं आते हैं। जो लोग वाकई में एग्जाम दे रहे होंगे आपको मालूम होगा कि मैं जो भी आपको जानकारी दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रीम मैटर है, ठीक है। अब इससे बाहर आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलूं आगे, चलिए नेक्स्ट पर आता हूं, नेक्स्ट ग्लैंड पर आता हूं, जरा जल्दी से आते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड पर आता हूं मैं, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि प्लीज नोट करते रहो यार, ठीक है। अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो अच्छे से दो। एड्रिनल ग्रंथि है ना, मैं आपको बता रहा हूं लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से आपको एक ही जगह पूरे ग्लैंड्स मिल जाएंगे और इससे अच्छा कहीं मिलेगा भी नहीं, इतना मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा है, ठीक है। चलिए आइए, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पे आते हैं। तो जरा देखते हैं पहले यह पहली बात तो इसकी अवस्थिति कहां होती है, लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ किडनी, लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ किडनी, ठीक है। कहां होती है यह जो किडनी है, किडनी के सबसे ऊपरी सिरे पर अवस्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर अवस्थित होती है, ठीक है। चलिए इसके जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरा देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। देखिए इसके बाद इसको जो है यह एड्रिनलिन हार्मोन निकालती है। कौन सा हार्मोन निकालती है, एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन, कुछ शब्दों में अगर कहें लड़ो उड़ो हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन, ठीक है। लड़ो उड़ो हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन कहां से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। अब जरा इसकी वर्किंग बड़ा आप ध्यान से सुनिए, मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा खुश हो, अचानक से खुशी का ठिकाना वगैरह ना रहा हो, आप मस्त हैं, आप बहुत खुश हैं, तो उस दौरान आपकी इस खुशी को दुगना करने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन निकालता है, जो कि आपको अच्छा एहसास कराता है, बहुत अच्छी फीलिंग कराता है, ठीक है। और मान लीजिए आप अचानक से शेर आ गया, सांप आ गया, तो आप डर जाओगे, सहम जाओगे। तो उस दौरान एड्रेनलिन हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन, यही हार्मोन निकलता है जो कि क्या कार्य कर रहा होता है, भाई अचानक से अटैक पड़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, हार्ट रेट को तुरंत जाकर के हार्ट को आदेशित करता है, क्योंकि आपको मालूम है यह मैसेंजर का काम करता है कि भैया तुम जो है नॉर्मल तरीके से फड़को, इतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना ब्लड प्रेशर अगर इतना ज्यादा हो जाएगा उस दौरान कि दिक्कत होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोला जाता है। यह विकट परिस्थितियों में, इमरजेंसी कंडीशंस में यह हार्मोन निकलता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोल सकते हैं, इमरजेंसी हार्मोन इसको बोला जाता है। जैसे खतरे की घंटियों में इमरजेंसी हार्मोन, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इमरजेंसी हार्मोन, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। किसको भैया, एड्रेनलिन को। खड़े खड़े सवालें आती हैं, ये सब जितने नाम लिख रहा हूं एक एक चीज एग्जाम में आती है, ठीक है। तो यह इमरजेंसी हार्मोन, क्लियर हुआ। तो एड्रेनलिन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन,
समझ में आया? चलिए, अगर आप लड़ोड़ो को आप ऐसे कह सकते हो, फ्लाइट एंड फ्लाई हार्मोन। इंग्लिश वाले देख लें, फ्लाइट एंड फ्लाई हार्मोन, फ्लाइट एंड फ्लाई हार्मोन, क्लियर? फ्लाइट एंड फ्लाई हार्मोन। चलिए आगे जरा कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इस ग्लैंड के बारे में। इस ग्लैंड के बारे में जरा कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। देखिए अब आगे जरा देखें तो इसको यार हम दो भाग उसमें देखते हैं, एड्रेनली ग्रंथि से हम दो हिस्सों में जरा यहां देख रहे हैं, ठीक है? इसको यहां पर हम दो हिस्सों में जरा देख रहे हैं, उसको जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? कोर्टेक्स एंड मेडुला, है ना? कोर्टेक्स एंड मेडुला, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स वाले हिस्से का क्या काम है? कोर्टेक्स वाले हिस्से का क्या काम है उसको जरा देखिएगा। कोर्टेक्स वाला हिस्सा जो है कोर्टेक्स वाला हिस्सा जो है वह सेक्स हार्मोन निकालता है। तो अगर आपको कल से पूछा जाए, आपसे इतना अंदर तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछे कि सेक्स हार्मोन जो है वह कहाँ से है, किसकी वजह से है, तो दैट इज एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है, ठीक है? किससे संबंधित है? एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले सेक्स हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है? सेक्स हार्मोन प्लस एक और चीज निकालता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है? क्या निकालता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है? सेक्स हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये कोर्टेक्स वाला जो हिस्सा है यह निकालता है। मेडुला, मेडुला वाला हिस्सा जरा देखिए वो क्या काम कर रहा है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक है? हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर इत्यादि भी क्या कर रहा है? यह नियंत्रण रख रहा है। कौन? मेडुला वाला हिस्सा जो है यह देख रहा है, ठीक है ना? मेडुला वाला हिस्सा। तो आप इसको याद रखिए, आपसे मैं अभी इसको रिवाइज करा दे रहा हूं अच्छे से। पूछ लेगा सेक्स हार्मोन से संबंधित कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि। ब्लड प्रेशर वगैरह को कौन नियंत्रित कर रहा है? क्योंकि भाई अचानक से अगर डर वर गए, कुछ हुआ, भागना पड़ा, बहुत तेज दूर तक जाना हुआ, खतरे को देख रहे हैं, वैसे 100 मीटर ना दौड़ पा, हो सकता है अगर पीछे कुत्ता पड़ गया या शेर पड़ गया, हो सकता है 5 किलोमीटर दौड़ के चले जाओ। तो उस दौरान इन चीजों पर नियंत्रण कौन रख रहा है? आपका एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रण रख रही है, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी, है ना? तो यहां से चीजें याद रखिएगा। और यहां पे मैं एक छोटा सा और बता, सेक्स हार्मोन की जरा बात करते हैं। सेक्स हार्मोन, जरा मेल सेक्स हार्मोन का नाम बताएं। टेस्टोस्टेरोन, नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। ये मेल सेक्स हार्मोन है। पुरुषों का सेक्स में, पुरुषों में जो सेक्स हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है किसमें है? मेल सेक्स हार्मोन है। और फीमेल प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन भी बोलते हैं लोग, ठीक है? प्रोजेस्टेरॉन महिला सेक्स हार्मोन है, स्त्री सेक्स हार्मोन है। एंड सेक्स हार्मोन पुरुषों में कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है बात? क्या एड्रिनल ग्रंथि आपको सारी समझ में आ गई है? क्या एड्रिनल ग्रंथि से सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं? क्या एड्रिनल ग्रंथि से सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं? मुझसे जितना अच्छे से हो सकता था, जितने पॉइंट्स हो सकते थे, मैंने यहाँ आपको बता दिया, ठीक है? मैंने आपको यह बता दिया। और मैंने आपको यह भी बताया कि यह कहाँ पर है? लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ किडनी। क्लियर? क्लियर हो गई सारी बात? नेक्स्ट ग्लैंड पे चलूं? प्लीज नीचे लिंक में क्विज दिया हुआ है, इसके बाद आप उस क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। और जिन लोगों ने विटामिन की मेरी क्लास नहीं देखी है, मैंने पूरा विटामिन उस एक लेक्चर में कवर किया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक है? आप उसको जाकर के देख सकते हैं। शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है। आप 1 घंटा अगर दे रहे, मैं आपको वही टॉपिक पहले करा रहा हूं यार, जिससे क्वेश्चन बनने ही बनने रहते हैं, ठीक है? इवन तो अगर आप पीसीएस तक की भी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ हद तक ये मेरे लेक्चर आपको मदद कर देंगे। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट ग्लैंड जरा हम देखते हैं वह कौन सी ग्लैंड है आपकी, वह ग्लैंड है आपकी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड पर आते हैं। थायराइड ग्रंथि ठीक है, थायराइड ग्रंथ पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं जरा थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से सबसे पहला पॉइंट देखिए, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्लीज मैं यहां क्या बोल रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वह यकृत है, क्योंकि यकृत दोनों में चली आती है। वो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, पर उसको जनरली लोग बोलते नहीं कि अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, बोला जाता है अग्नाशय को, पैंक्रियास को। पर आप याद रखिए वो अभी कहीं ना कहीं कुछ हद तक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? वह यकृत है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वह थायराइड ग्रंथि है। ठीक है ना? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है भैया? यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है ना? अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की यह सबसे बड़ी क्या है मेरे भैया? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जरा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, इसके जरा देखते हैं यह कहां पर होती है। गले में होती है। गले में ट्रैकिया जो होता है श्वास नली के दोनों ओर रहती है। श्वास नली के दोनों ओर, श्वास नली के दोनों ओर, श्वास नली के दोनों ओर होती है। ठीक है, श्वास नली के दोनों ओर रहती है। ठीक है, इसी ग्रंथि को यार एक बार याद रखिएगा, एडम्स एप्पल के नाम से भी ऐसे बोल दिया जाता है। एडम्स एप्पल। ठीक है, एडम्स एप्पल और बटरफ्लाई के शेप का होता है। बटरफ्लाई मतलब आप समझ रहे होंगे, बटरफ्लाई के शेप का होता है। बटरफ्लाई के शेप का होता है। ठीक है, बटरफ्लाई के शेप का होता है। तो यहां तक पॉइंट्स क्लियर हुए। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, श्वास नली के दोनों ओर, श्वास नली के दोनों ओर। ठीक है ना? ऐसे बटरफ्लाई के जैसा शेप रहता है इसका। और तो आपने यहां से सारे पॉइंट देख लिए। जरा आइए कुछ और हम इस ग्लैंड के और विशेष बातों के ऊपर ध्यान देते हैं कि और इससे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या और सवाल हमारे इससे बन सकते हैं वह हम जरा देखते हैं। ठीक है, चलिए, इससे एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है TSH हार्मोन। TSH कई बार एग्जाम में पूछा गया यही कि TSH हार्मोन कहां से निकलता है। दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम ही यही है। इसी में पूछा भी जाएगा तो इसी नाम से पूछा जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? तो यह TSH हार्मोन याद रखिएगा कहां से निकल रहा है? थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? थायराइड से निकल रहा है। और यही TSH हार्मोन दो अन्य हार्मोनों को निकलने के लिए भी प्रेरित करता है। वह नाम है थायरॉक्सिन और
थायरोनिन, ट्राइडोथायरोनिन, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, थायरॉक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन भी कहां से निकल रहा है, यह थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है। टीएसएच हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन दोनों और हार्मोनों को फर्दर निकालने के लिए, ठीक है। और जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिए यहां पर कि शरीर में जब आयोडीन की मात्रा कम होने लगती है या अगर आप प्रॉपर मात्रा में आयोडीन नहीं ले रहे होते हैं तो इस ग्रंथि के ऊपर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है और घेंघा रोग होने के चांसेस हैं, जिसको आप ग्वाइटर कहते हैं। तो गले का जो एक घेंघा रोग है जिसको ग्वाइटर कहते हैं, वह इसी ग्रंथि से संबंधित होता है और गले का रोग है। और उसमें क्या होता है कि आपकी आयोडीन की मात्रा कम होने की वजह से वह चीज होती है, ठीक है, घेंघा रोग में। तो घेंघा रोग गले से संबंधित है, आयोडीन से संबंधित है, थायराइड ग्रंथ से संबंधित है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्या यहां तक यह सारी बातें आप सभी को समझ में आई हैं? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया है। बस आपको यहां पर इतना ही याद रखना है। एक नाम और याद रखिएगा, थायरॉक्सिन को गले का पेसमेकर कहते हैं। गले का पेसमेकर किसको बोला जाता है? गले का पेसमेकर किसको बोला जाता है? थायरॉक्सिन को बोला जाता है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थायराइड ग्लैंड से आपके इतने ही सवाल आपके बनने थे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से आपके इतने ही सवाल बनने थे। क्लियर? चलिए, हो गया हो तो अब हम आगे चलते हैं। जरा नेक्स्ट देखते हैं हम। एक हार्मोन है आपका जिसका क्या नाम है मेरे भैया? थाइमस ग्लैंड। या उससे पहले मैं पैराथायराइड ग्रंथ है आपको बता रहा हूं। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। प्लीज आप लोग छोटा छोटा पॉइंट जितना भी लिख रहा हूं, अगर उतना भी लिख लेंगे आपके सब समझ में आएगा। बस आप केवल ओरल डिक्टेशन जो मैं दे रहा हूं, बस आप उसको प्लीज सुनते रहिए, ठीक है। चलिए जरा देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड, ये बेसिकली आप याद रखिएगा, शरीर में या ब्लड में रक्त कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। कंट्रोल्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ऐसे याद रखिए आप। एक पॉइंट ही है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होने लग रही है ब्लड वगैरह में, तो यह हड्डियों के पास मैसेज पहुंचाता है कि भैया ऐसा है कि थोड़ा सा तुम जो है कैल्शियम जो है यार वो ब्लड में छोड़ो, डायरेक्ट छोड़ो, ताकि रक्त में कैल्शियम की मात्रा जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो पाए। तो यह हार्मोन तब निकालता है पैराथायराइड जब कैल्शियम की मात्रा ब्लड में कम होने लगती है। आप प्लीज ये कैल्शियम नाम याद रखिएगा, इसी से, इस ग्रंथि से सवाल बनती है, पैराथायराइड से। और इसके अलावा इससे और कोई सवाल आपकी नहीं बनेगी, ठीक है। आपकी इसके अलावा इससे और कोई सवाल बनने की संभावनाएं बहुत ही कम है। और यह होती कहाँ है, या कहाँ होती है, या कहाँ होती है बताएगा कोई? ठीक है, यह ठीक आपके यही श्वास, ये जो आपका हृदय है ना, ये यहाँ होती है। मैं यहाँ ऐसे बता रहा हूँ, इस जगह होती है। लो बजरंगबली के जैसा मैं सीना कर ले रहा हूँ, यहाँ होती है ये, इस जगह। क्लियर? इस जगह होती है ये, है ना, जहाँ पे ब्रांचेस डिवाइड होती है ना यहाँ पर लंग्स के लिए, तो ये यहीं पर सेंटर पे होता है, ठीक है। तो चलिए, ये इसके लिए इतना ही पॉइंट यहाँ पर पर्याप्त है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और अब मैं आपको यहाँ पर ग्लैंड अब बता रहा हूँ, मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ? जिसको लिखना हो प्लीज़ लिख ले, मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए आगे आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये कहां होती है? यह भी ट्रैकिया के ऊपर ही होती है।
ट्रैकिया जो आपकी श्वास नली है ना, ट्रैकिया श्वास नली के ऊपर वाले हिस्से में होती है, इससे याद रखिएगा टी सेल्स निकालती है, टी कोशिकाएं निकालती हैं, टी सेल्स याद रखिएगा, यह क्या निकालती हैं, टी कोशिकाएं निकालती हैं। और यह क्या काम करता है, आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है ना यार, प्रतिरोधक क्षमता वाला, उसको इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। किसको इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह 70 से 75 साल की उम्र तक यह पूरी की पूरी तरीके से शरीर से गायब हो जाता है। समझ रहे हैं, यही एक ऐसी ग्रंथि है जो डिसअपियर हो जाती है, इसकी जगह खाली हो जाए, वहां पे अलग प्रकार के ऊतक आ जाते हैं, यह ग्लैंड हट जाती है, थाइमस ग्लैंड जो है वह हट जाती है एज के बढ़ते हुए। अगर 70-75 साल का कोई व्यक्ति है तो इसलिए इम्यून सिस्टम उनका थोड़ा सा वीक हो जाता है और वह पूरी की पूरी ग्लैंड ये जो है गायब हो जाती है। यह टी सेल्स निकालती है और टी कोशिकाओं का क्या काम है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इम्यून सिस्टम बढ़ाना। इस ग्लैंड से आपको बस इतना ही और इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड पर आते हैं हम लोग, यकृत। बस क्लास ओवर ही होने वाली है तो धैर्य बनाए रखें। यकृत, अब यकृत ग्रंथि है, बिल्कुल ग्रंथि है, यकृत ग्लैंड है, ठीक है। याद रखिएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग, बहुत ध्यान से देखिए, मैं यहां ग्रंथि की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा। मैं यहां यह कह रहा हूं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, याद रखिएगा। मैंने कहा मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। क्लियर बात, चलिए यकृत। तो भैया पॉइंट्स तो मैंने सारा बता ही दिया अभी आपको इसके बारे में, यकृत के बारे में अभी अपने मुंह से मैंने सारी बात बता दी, ठीक है। तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ और बात और कुछ बोल देता हूं आपको, ताकि आप इसको याद रखिए। यकृत जो है इसका वजन तकरीबन 1.5 किलो होता है। यह बाइल जूस निकालता है, पित्तरस। क्या निकालता है, बाइल जूस निकालता है, जिसको पित्तरस कहा जाता है, पित्तरस बोला जाता है। यह पित्तरस जमा कहां होता है, पित्ताशय में होता है, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। और यह बाइल जूस एंजाइम की तरह काम करता है, ना कि हार्मोन है, ठीक है। क्या है, यह बाइल जूस जब निकाल रहा होता है तो एंजाइम है वह, ठीक है। बाइल जूस क्या है, एंजाइम है, ठीक है ना। और अगर यह हार्मोन निकालता है उसका नाम है IFG हार्मोन, ठीक है। आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप बस इतना याद रखिए, क्योंकि यह दोनों ग्रंथियों में आता है ना यार, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों में आता है। तो हार्मोन भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है, और क्या निकालता है, आपका एंजाइम भी निकालता है। एंजाइम बाइल जूस एक तरीके से एंजाइम की तरह के ही काम करता है, पाचन में मदद करता है। पित्तरस इसको बोलते हैं, और यह कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, और IFG नामक यह हार्मोन निकालता है। आपको बस इससे इतनी ही बात याद रखनी है, ठीक है। आपको बस इससे इतनी ही बात याद रखनी है और आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या यहाँ तक सबको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ? देखिए कभी कभी क्या रहता है यार, ओरली चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ, कभी कभार स्किप हो जाता है, मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो आप प्लीज़ बहुत ध्यान से अगर सुनेंगे, ठीक है, तो आप काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्म कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलता हूँ मैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज पैंक्रियाज, अग्नाशय। पैंक्रियाज को बड़ा अच्छे से देखिएगा आप, अग्नाशय। अग्नाशय देखिए, यकृत वाला सवाल बड़ा कम आता है कि दोनों ग्रंथियों
में आता है। अग्नाशय वाला बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मिक्स है। मिक्स मतलब कि वह अंतःस्रावी में भी आ रही है और बाह्यस्रावी में भी आ रही है, कि जो अंतःस्रावी में भी आ रही है और बाह्यस्रावी में भी आ रही है वह है आपकी अग्नाशय। तो इसको ज़्यादा प्रीफर करिएगा आंसर में, ठीक है। कि कोई ग्रंथि अगर पूछे कि जो दोनों ग्रंथियों में आ रही है, अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी में भी, मतलब एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, तो उसके लिए सबसे बेटर आंसर क्या है? पैंक्रियाज है, ठीक है। तो पैंक्रियाज जो है यह मिक्स ग्लैंड है। क्या है मेरे भैया? मिक्स ग्लैंड है, यह दोनों में आती है ना, ठीक है। दोनों में आ रही मतलब हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है, ठीक है। हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है। जैसे एंजाइम ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या काम कर रहा है? जा करके भोजन के पाचन में मदद करता है। तो जब एंजाइम निकाल रहा था, तो एंजाइम का अगर मैं नाम लिखूं यहां पर, एंजाइम का अगर नाम लिखूं, एंजाइम जब निकाल रहा है दैट इज नोन एज ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम यह निकाल रहा है, ठीक है। और यही एंजाइम जाकर के क्या कर रहा होता है? प्रोटीन्स वगैरह को ब्रेक कर रहा होता है। तो एंजाइम्स का बेसिकली काम ये भी रहता है पाचन में, प्रोटीन्स को ब्रेक करना, फैट्स को ब्रेक करना, है ना। तो जब यह एंजाइम निकाल रहा होता है मतलब बाह्यस्रावी की तरह काम कर रहा होता है, तो यही ट्रिप्सिन निकालता है। क्लियर? अब जरा देखते हैं और क्या निकालता है। इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। याद रखिएगा पैंक्रियाज से 3 सेल्स हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं वहां, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। ये तीनों अलग अलग कार्य करती हैं। जरा देखिए कौन क्या क्या निकाल रहा है, क्या क्या स्रावित कर रहा है, उसको जरा हम देखते हैं, ठीक है ना। ये क्या काम करती है? ग्लूकागॉन निकालती है, ग्लूकागॉन, जो कि शुगर के लेवल को क्या काम करता है? बढ़ाता है। अब भाई शुगर कम होने लगी शरीर में तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना, इसलिए डायबिटीज वगैरह का जिसका कम है उसको भी दिक्कत, जिसको ज्यादा है उसको भी दिक्कत, है ना। तो इस वजह से यह अल्फा सेल्स क्या करती हैं? शुगर के लेवल को बढ़ाती हैं। बीटा सेल से क्या निकलता है? जरा देखें, इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है? बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये इंसुलिन क्या करता है? शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। अगर बढ़ गया है तो उसको गिरा देगा, समझ रहे हैं। शुगर के लेवल को क्या काम करता है? यह मेंटेन करता है, शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। और डेल्टा सेल क्या काम करता है? यह वैसे पाचन में हेल्प करता है, यह पाचन हार्मोन्स निकालता, पाचन एंजाइम्स वगैरह निकाल देता है ये, ठीक है। तो आप याद रखिएगा यह सोमैटोस्टैटिन नामक जो है, और जो है सोमैटोस्टैटिन निकालता है, ऐसे आप याद रखिए, पाचन में जो कि हेल्प करता है, सोमैटोस्टैटिन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बीटा सेल पे देखना है। तो यहां से सवाल क्या बनेगी? अग्नाशय दोनों ग्रंथियों में आती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन शुगर के लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन क्या काम करता है? शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। और जरा बातें देखें, इंसुलिन जो है, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ऐसे आप कह लीजिए। इसमें जस्ता धातु पाई जाती है, जिंक पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। इसमें क्या पाया जा रहा है मेरे भैया? क्या पाया जा रहा है? इसमें जिंक पाया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या पाया जा रहा है? जिंक पाया जा रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। इसके अनियंत्रित होने पर, या अनियंत्रित होने पर यह क्या काम कर रहा होता है? यह अनियंत्रित होने पर डायबिटीज, मधुमेह होता है, ठीक है ना। इंसुलिन अगर अनियंत्रित हो गया तो क्या होगा? डायबिटीज, सब लोग जानते होंगे, ठीक है। इसको धीमी मौत भी कहा जाता है, धीमी मौत, याद रखिएगा ये नाम। इसको क्या बोला जाता है? धीमी मौत भी कभी कभी एक एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको धीमी मौत भी बोला जाता है, ठीक है बात। और इंसुलिन को एक पेड़ से भी प्राप्त किया जाता है, डहेलिया नामक पेड़ से भी प्राप्त किया जाता है। डहेलिया किससे प्राप्त किया जाता है?
डहेलिया नामक वृक्ष के से भी इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आपको बस ग्लैंड्स में इतने ही पॉइंट्स को याद रखना था। आपने अगर सही से नोट्स बनाए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, तो अगर आपने सही से नोट्स बनाए, पूरा लेक्चर मेरा देखा, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आप एक ठीक स्थिति में हैं कि आप ग्रंथियों से बनने वाले सारे सवालों का अटेम्प्ट कर पाएंगे और उम्मीद करूँगा कि आप सही भी करके आएंगे। कुछ अपना बेसिक दिमाग भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन ट्रिकी बन जाता है। अगर आप अपना बेसिक दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कि आप उन चीज़ों को कवर कर ले जाएं। ठीक है, प्लीज़ लेक्चर कैसा लगा, और जिन लोगों ने पुराना लेक्चर देखा विटामिन वाला, आप उसको जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर के उसको देखें। और जो है ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर दें, है ना, मेरे लिए आप शेयर कर दें। और नेक्स्ट लेक्चर में भी आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें। आपके लिए मैं इससे कोशिश करूंगा इससे और बेटर कंटेंट लेकर के आऊं, पर ये इतना समरी जो है आपके लिए काफ़ी है, इम्पॉर्टेंट है और क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ही क्लास में आपके सारे ग्रंथियों के टॉपिक्स, डाउट सब क्लियर हो गए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए और शालीनता वाले कमेंट करिए, हमें भी अच्छा लगता है। और प्लीज़ इसको शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप काफ़ी अच्छा बेनिफिट पाएंगे साइंस के सेक्शन में जो कि मैं पढ़ाता हूँ। मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में, कोई बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर के आता हूँ ताकि आपके सारे डाउट उसमें भी इसी तरह से क्लियर हों। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हो सके तो आप शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।